तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स अभी तक लिए हैं। इसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज बेसिकली हम लोग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, या फिर डायरेक्टली बोलेंगे तो मोमेंट वाले प्रॉब्लम या फिर वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहने वाले हैं जो ज्यादा मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो मोमेंट वाले प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब में पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ अ फोर्स मींस व्हाट? मोमेंट ऑफ अ फोर्स मतलब किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट इज व्हाट? मोमेंट इज नथिंग बट द टर्निंग इफेक्ट और रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। सिंपल, है ना। और मोमेंट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लेटर एम से। लेटर कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंट को। और मोमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। F into D, where D is the perpendicular distance of the line of action of force with respect to some point। जो मोमेंट होता है वो हमेशा किसी ना किसी एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से लिया जाता है, किसी भी फोर्स का, है ना। और सपोज मान लो ये हमारा एक बार है, इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स F है, और यहाँ पे एक पॉइंट है A, और हम लोग को बोला है कि इस फोर्स F का मोमेंट फाइंड आउट करो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। तो हम लोग को क्या चाहिए? इसका डिस्टेंस चाहिए। कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें उसके लिए ट्रिक है, मैं बताता हूं आपको, है ना। तो सपोज मान लो पॉइंट A से इस फोर्स के लाइन का जो डिस्टेंस है वो है d, है ना। तो अभी जो मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट जो हो जाएगा फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वो क्या हो जाएगा? फोर्स है हमारा F, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। अब मोमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, रोटेटिंग इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मोमेंट, है ना। तो अब इस फोर्स के वजह से ये जो हमारा बार है ए बी, ये जो हमारा बार ए बी है, ये रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा? सपोज मान लो ये हमारा बार ए बी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, देखो ऐसे इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा, है ना। ऐसे रोटेट होगा, है ना। या फिर मैंने नीचे से इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऐसे रोटेट होगा, है ना। तो ये रोटेशन ही क्या होता है? इट इज नथिंग बट मोमेंट, है ना। डोर ओपन करते हैं ना, रोज हम लोग डोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो हमारा डोर होता है अगेंस्ट द हिंजेस, जो हिंज पॉइंट होता है उसके अगेंस्ट क्या होता है? रोटेट होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे? यही मोमेंट है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, ये रोटेट हो रहा है ना। तो क्या हुआ? मोमेंट क्रिएट हुआ। अभी मोमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मतलब क्या? जो हमारा घड़ी का काटा होता है, जिस डायरेक्शन में घूमता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इस पेन के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है? मेरी तरफ से देखूंगा मैं तो कैसे रोटेट हो रहा है? ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं नीचे से ऐसे, है ना, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है? ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। तो जब भी हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे सारे मोमेंट्स का फोर्सेस के, तो तब हम लोग को कंसिडरेशन यूज करना पड़ता है। अब कंसिडरेशन दो टाइप के होते हैं। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट लिया जाता है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। और कुछ बुक्स में क्या होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करते हैं। तो दोनों में से कोई भी कंसिडरेशन आप यूज कर सकते हो, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, है ना। तो हम लोग जो कंसिडरेशन यूज करने वाले हैं वो ऐसा रहेगा कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे हम लोग पॉजिटिव। ओके। तो इसका मोमेंट इज टू पॉइंट ए क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए क्या करना है आपको? ऐसे कंसीडर करना है कि हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं ना, हमारे पास राउंडर है, डिवाइडर है, हम लोग सर्कल बना रहे हैं, और ये जिस पॉइंट से मोमेंट लेना है वो है उस सर्कल का सेंटर, और ये हमारा रेडियस। अब ये हमारे पास पेंसिल है। अब सर्कल कैसे बनेगा? सर्कल हमेशा सेंटर की तरफ बनेगा। तो इसको कैसे रोटेट करेंगे? सेंटर की तरफ, है ना। डायरेक्शन नीचे है तो नीचे से सर्कल बनेगा।
अगर डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर से बनेगा, देखो तो ऐसे सर्कल बनेगा, है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है हमारा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस, है ना। समझ में आया? अगर मान लो ये हमारा फोर्स है 10 न्यूटन का, और ये जो डिस्टेंस हम लोग को दिया है ये 2 मीटर का है, और इसका मोमेंट निकालना है हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसको लिखने का एम एफ ए, और पढ़ने का क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब में पहले देखेंगे पॉइंट ए के रिस्पेक्टिवली ये फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, ये फोर्स रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। हमारा कंसीडरेशन क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं नेगेटिव, तो सब में पहले हम लोग यहाँ पे साइन लिख देंगे माइनस। ओके, उसके बाद मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो सब में पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो 10 न्यूटन इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है अपने को। अब एक चीज एकदम की पॉइंट बताता हूं तुम लोग को, याद रख लो, जब भी फोर्स की लाइन रहेगी वर्टिकल तो डिस्टेंस क्या देखेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल, और जब भी फोर्स की लाइन रहेगी हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस क्या देखेंगे हम लोग, वर्टिकल। कोई भी इंक्लाइन फोर्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं, है ना। फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, और फोर्स की लाइन वर्टिकल रहेगी तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, है ना। कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2। अब क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 कितना आ गया, -20। अब इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो फोर्स, फोर्स होता है न्यूटन में, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट, है ना। अभी अगर ये 2 मीटर रहेगा तो हम लोग का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये मोमेंट आ गया हमारा न्यूटन मीटर में, है ना। अब आंसर आया है माइनस में, लाइफ में हमेशा रहना है पॉजिटिव, तो आंसर भी लिखना है पॉजिटिव में, है ना। तो इसको नेगेटिव में नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 20 न्यूटन मीटर, और आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस साइन, क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो मोमेंट आया है वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज है। तो आगे एक तो ब्रैकेट में हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज लिख देंगे, है ना, ऐसे क्लॉकवाइज लिख देंगे, है ना, या फिर आप ऐसा साइन भी बता के छोड़ सकते हैं, ऐसे साइन बता दो और यहाँ पे नेगेटिव लिख दो तो भी चले। समझ में आया? ऐसे फाइंड आउट किया जाता है मोमेंट, है ना। तो चलो अभी समझते हैं वेरिग्नोस थ्योरम को। वेरिग्नोस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वेरिग्नोस थ्योरम क्या है, वेरिग्नोस थ्योरम ये बताता है हम लोग को कि जब भी अपने को प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम में ऐसा एक सिंगल फोर्स नहीं रहेगा, बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में देखो बहुत सारे फोर्सेस दिए हुए हैं, है ना। तो इन बहुत सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट रहेगा, है ना। अब वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है, वेरिग्नोस थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से मैंने क्या किया, इस वाले फोर्स का मोमेंट लिया, फिर इस वाले फोर्स का मोमेंट लिया, इस वाले फोर्स का, इस वाले फोर्स का, ना सारे फोर्सेस का मैंने क्या किया, मोमेंट लिया एक स्पेसिफिक पॉइंट से, है ना। और उन सारे फोर्सेस के मोमेंट का मैंने क्या किया, एडिशन किया, समेशन किया, है ना, अलजेब्रिक सम निकाला, है ना। तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक पॉइंट से सारे फोर्सेस का मोमेंट लिया और उन सारे फोर्सेस का एडिशन किया, सम किया। तो वो जो एडिशन रहेगा, सारे फोर्सेस के मोमेंट का जो एडिशन रहेगा एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से, वो किसके बराबर रहेगा, वो बराबर रहेगा इन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दी सेम पॉइंट, है ना। तो वेरिग्नोस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। मतलब इन सारे फोर्सेस का हम लोगों ने मोमेंट निकाला और उसका एडिशन किया एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से। तो वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम लोगों ने इन सारे फोर्सेस का क्या किया, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाला कोई भी एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से और उसको ऐड किया, तो एडिशन किसके बराबर रहेगा, इन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट। तो अब इस वेरिग्नोस थ्योरम को लिखते कैसे हैं, देखो, है ना। तो सब में पहले समेशन, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, सपोज मान लो ये पॉइंट ओ है और ये वाला प्रॉब्लम है हम लोग का, है ना। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, है ना, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, है ना। ये किसका साइन होता है, समेशन मतलब एडिशन, है ना। ये किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा रिजल्टेंट के मोमेंट के। मान लो इनका जो रिजल्टेंट है वो है आर, है ना, और इस रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, है ना, इस रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो है x, है ना। सो
रिजल्टेंट का मोमेंट क्या हो जाएगा फिर r इंटू एक्स, है ना। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रिजल्टेंट है r और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो रिजल्टेंट का मोमेंट क्या हो जाएगा r इंटू एक्स। तो सारे फोर्सेस के मोमेंट का एडिशन किसके बराबर रहेगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर रहेगा। ये है हमारा वेरिग्नॉस थ्योरम, ये स्टेटमेंट हम लोग को यूज करना है। बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम में ऐसे फोर्सेस दिए जाते हैं, बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम में ऐसे फोर्सेस दिए जाते हैं, है ना। और हम लोग को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट को लोकेट करो। तो हम लोग को क्या करना होता है, इन सारे फोर्सेस का सब में पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। उसके बाद इन सारे फोर्सेस का हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, जो बोला जाता है प्रॉब्लम में, इस पॉइंट से निकालो, उसी पॉइंट से हम लोग उस सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल दे। फिर रिजल्टेंट को लोकेट करने के लिए जो रिजल्टेंट का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वो हम लोग को निकालना होता है। बेसिकली हम लोग को x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारे पास मोमेंट आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है, वहां से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया, वेरिग्नॉस थ्योरम क्लियर है, मोमेंट क्लियर है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे प्रॉब्लम की तरफ और पहला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी हम लोग को। तो देखो अभी जो पहला प्रॉब्लम है हमारा, उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब डायग्राम में हम लोग को क्या बोला, स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। देखो अब इसके स्टेटमेंट में मोमेंट वाले जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उसके स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन रहेगा कि एक रिस्पेक्टिव पॉइंट से रिजल्टेंट को लोकेट करना है ना। तो अभी इन सारे फोर्सेस का हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। मतलब मोमेंट वाला प्रॉब्लम है भैया, वेरिग्नॉस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सब में फर्स्ट क्या है स्टेप हमारा, रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई नया फॉर्मूला है नहीं, वही कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाला ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला हमारा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो अंडर रूट में रहेगा। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन, है ना। अब मुझे यहाँ पे बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारा, अब यहाँ पे बताओ मुझे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। अब मुझे यहाँ पे बताओ, इस सिस्टम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, नहीं। सारे के सारे कैसे फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है ना, सारे वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है ही नहीं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। तो बचा क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बचा। तो अभी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो 0 है ना। अब मुझे बताओ, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट किसके बराबर है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के बराबर है ना। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा। मतलब सिंपल हम लोग को क्या निकालना है, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है, वही रहेगा रिजल्टेंट। समझ में आया, तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं। सब में पहले देखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये होता है कि जो अपवर्ड फोर्सेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे नेगेटिव, है ना। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव, है ना, और डाउनवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव, ये हमारा कंसिडरेशन है। सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है, जो ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से हैं, 1 2 3, ये 3 फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं, 100 50 90, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे +100 +50 +90, है ना। ये तीनों फोर्सेस अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया। अब ये 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेना है, 70 86 और 34, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -70 -86 -34, है ना। तो 3 फोर्सेस पॉजिटिव, 3 फोर्सेस है नेगेटिव, है ना। अभी क्या करना है, सिंपल सारा वैल्यू कैलकुलेट में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 50 न्यूटन +50 न्यूटन, ये आया हमारा आंसर। आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है,
आंसर पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन बताएंगे हम लोग अपवर्ड, है ना। मतलब समेशन ऑफ वाई कैसा है हमारा, अपवर्ड रहेगा। अभी देखो समेशन ऑफ वाई किसके बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर है, तो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा हमारा, रिजल्टेंट है हमारा 50 न्यूटन जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। अब सारे फोर्सेस वर्टिकल है तो रिजल्टेंट भी कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, इंक्लाइन नहीं रहेगा, है ना। अब रिजल्टेंट वर्टिकल होने वाला है हमारा और वर्टिकली कैसा रहने वाला है, अपवर्ड रहने वाला है, मतलब ऐसे रिजल्टेंट हमारा ऊपर जा रहा है ऐसे। अब इतना तो समझ में आया, रिजल्टेंट 50 न्यूटन का है, वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन रिजल्टेंट कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या इधर है, किधर है, तो इसको हम लोग को लोकेट करना है, मतलब रिजल्टेंट का पोजीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है पॉइंट ओ से, मतलब पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेरिग्नोस थ्योरम का, है ना। तो वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करने से पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, पॉइंट ओ से सारे फोर्सेस का मोमेंट पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए सब में पहले क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे सारे फोर्सेस का पॉइंट ओ से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। क्या है कंसीडरेशन, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा पॉजिटिव। अब जब भी हम लोग मोमेंट ले रहे हैं तो सब में पहली चीज क्या ध्यान देना है, जिस पॉइंट से हम लोग को मोमेंट लेना है उस पॉइंट में से जो फोर्स पास हो रहा है उसका मोमेंट हो जाएगा जीरो। क्यों होगा जीरो का रीजन बताता हूं तुम लोग को, यहाँ पे देखो, है ना। अगर मान लो ये एक हमारा पॉइंट है ओ और यहाँ पे एक फोर्स पास हो रहा है ऐसे, तो अब इस फोर्स के लाइन का यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। अगर ये फोर्स को मैं और क्लोज लेके आता हूँ तो डिस्टेंस कम हो गया, और क्लोज लेके आता हूँ डिस्टेंस कम हो गया। अगर ये फोर्स इस पॉइंट में से ही पास हो रहा है, अगर ये फोर्स इस पॉइंट में से ही पास हो रहा है तो इस फोर्स का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। मोमेंट बेसिकली क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स हमारा 1 लाख न्यूटन का रहने दो, है ना, या 10 लाख न्यूटन का रहने दो, 10 करोड़ का रहने दो, कितना भी रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना भी बड़ा रहने दो, अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो मोमेंट उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब कोई भी फोर्स अगर उस पॉइंट में से पास होता है जिस पॉइंट से हम लोग को मोमेंट लेना है, उसकी लाइन अगर उस पॉइंट में से पास हो रही है तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो इसको मोमेंट के कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे इस वाले फोर्स को देखो, यहाँ पे इस वाले फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसका मोमेंट नहीं लेंगे हम लोग, है ना, इसको कंसिडर ही नहीं करना है मोमेंट के कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि इसकी लाइन पास हो रही है पॉइंट ओ से, है ना, पॉइंट ओ से लाइन पास हो रही है तो इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो मोमेंट के कैलकुलेशन में इसको नहीं लेना है। ओके, अब उसके बाद दूसरे फोर्सेस को लेना है। तो अभी नेक्स्ट फोर्स, पहला फोर्स है हमारा 100 न्यूटन का। अब सब में पहले देखेंगे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे ये पहले पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को सर्कल बनाना है, ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, है ना। अभी सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ, डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो ऊपर से बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना? मतलब कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे मैं सब में पहले क्या लिख दूंगा, प्लस फोर्स की वैल्यू लिख दो, कितना है फोर्स 100 न्यूटन का, इनटू अभी इसका डिस्टेंस चाहिए अपने को, है ना। कैसा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखने के लिए क्या करना है, लाइन देखो, फोर्स की लाइन को देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.5 है ना। तो पॉइंट ओ से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो 1.5। ओके, सिमिलरली सेकेंड फोर्स हमारा 50 न्यूटन का है। क्या करना है, सर्कल बनाना है, सेंटर यहाँ पे और ये हमारा रेडियस। कैसे रोटेट होगा, सेंटर की तरफ, डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो ऊपर से रोटेट होगा ऐसे। अगेन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे प्लस फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 इनटू डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल। पॉइंट ओ से कितना हो जाएगा, 2 + 1.5 कितना हो गया 3.5, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3.5। नेक्स्ट फोर्स है हमारा ये वाला, देखो तो कैसे रोटेट हो रहा है, सर्कल बनाएंगे, ये है हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, डायरेक्शन किधर है, नीचे, सेंटर की तरफ रोटेट होगा, लेकिन किधर से, अभी नीचे से, डायरेक्शन नीचे है तो ऐसे नीचे से आएगा।
अब बताओ कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के कांटे के जैसा, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे माइनस, फोर्स की वैल्यू कितनी है 86 इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, कहां से, पॉइंट ओ से। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 1.5 है ना, तो 5 6 6.5 है ना। तो ये डिस्टेंस मिल गया अपने को 6.5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉइंट ओ से। तो डिस्टेंस लिख दो 6.5। ओके, उसके बाद ये वाला फोर्स 34 का देखो, अगेन ये सेंटर, ये रेडियस, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन है नीचे, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे। अगेन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो देखो -34 इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है डिस्टेंस 1.5 + 1.5 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 2 8 है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 8, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिला अपने को 8 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है ये, यहाँ पे है सेंटर, ये है रेडियस, सर्कल बनाना है, फोर्स कैसा जा रहा है अपवर्ड, तो इसको रोटेट करेंगे ऐसे ऊपर से, ठीक है, डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर से आएगा, सेंटर की तरफ बनेगा। कैसे बन रहा है सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, +90 इंटू डिस्टेंस चाहिए, अभी देखो डिस्टेंस, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक 8 आया था, 8 और 2 कितना हो गया 10 है ना। गिन लेते हैं, देखो 1.5 1.5 3 होगा, 3 + 3 6, 6 + 8 2 + 2 4, कितना होगा 10 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख दो 10। ओके, सारे फोर्सेस आ गए मोमेंट में, सारे फोर्सेस आ गए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 फोर्सेस थे, एक फोर्स कैंसिल हो गया, पॉइंट में से पास हो रहा है इसलिए है ना। अब क्या करना है, अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ का वैल्यू मिल जाएगा 394 न्यूटन मीटर है ना। ये मेरा मोमेंट का वैल्यू, और वैल्यू आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि मोमेंट कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आगे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसा साइन बता के छोड़ दो है ना। तो मोमेंट कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट मिल गया है हम लोग को, अब बारी है वेरिग्नोस थ्योरम की। अब वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले तो लिख देंगे बाय अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम है ना, या फिर ऐसे लिख देंगे अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम, अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम। वेरिग्नोस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है, वेरिग्नोस थ्योरम का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा था है ना। वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है, सारे फोर्सेस का जो मोमेंट होता है ना, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, ये किसके बराबर रहेगा, इनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। मान लो इनका रिजल्टेंट है आर जो हम लोगों ने निकाल के रखा है, और इस रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो कितना है, एक्स है, और ये एक्स हम लोग को निकालना है, ये है वेरिग्नोस थ्योरम। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ अपॉन आर। मोमेंट की वैल्यू आई हमारी 394 अपॉन रिजल्टेंट आया था हमारा 50 का है ना। तो ये वैल्यू कैलसी में पुट करो और यहां से हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी 7 पॉइंट, तो यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी 7.88 मीटर है ना, 7.88 मीटर, ये मिल गई हम लोग को x की वैल्यू। अब बारी है रिजल्टेंट को लोकेट करने की। आपने x निकाल दिया, रिजल्टेंट निकाला, मोमेंट निकाला, आपको पूरे मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे। आगे रिजल्टेंट को लोकेट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको रिजल्टेंट को लोकेट करके बताऊंगा कि रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा। देखो, तो हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट वर्टिकल है और वर्टिकली अपवर्ड है, और कितने डिस्टेंस पे है, 7.88 मीटर पे है पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से देखो ये 1.5 है, 3.5, यहां तक कितना हो जाएगा 3 + 2 5, यहां तक 6.5 है, मतलब
ये यहाँ तक 8 मीटर है, तो 8 मीटर से पहले यहाँ पे किधर रहेगा हमारा रिजल्टेंट, है ना। तो यहाँ पे इधर किधर रहेगा हमारा रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट रहेगा, और रिजल्टेंट कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 50 न्यूटन। और रिजल्टेंट का जो पॉइंट O से जो डिस्टेंस रहेगा ये x, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की है, कितनी आई है, 7.88 मीटर। तो दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो समझ में आया, अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी होता है तो उसके रिजल्टेंट को कैसे लोकेट किया जाता है, इस तरह से वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करके। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।